सबसे पहले उन तमाम साथियों का धन्यवाद जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया और हम सबको इस शानदार कार्यक्रम में मान और सम्मान मिला। मैं आसपास के गांवों से, पालों से पधारे हुए मेरे नौजवान युवा साथियों, इज्जतदार बुजुर्गों, माता बहनों, आप सबको मेरी ओर से जोहार करता हूं। साथ में इस मंच से जो पुरखों की तस्वीरें लगी हैं उनको नमन करते हुए यहाँ के जो धौलिया बावसी हैं उनको नमन करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि धौलिया बावसी पर आज भी हमारे पुरखों के सिरे के लिए हमारे बाप दादा यहाँ आते हैं और धौलिया बावसी से केसर चढ़ाकर हम लोग वापिस वहां पर पहाड़ों में स्थापित करते हैं पुनः रीति रिवाजों के साथ में। लेकिन जो हमारे पुरखों के बावजी थे, जो कालिया बावसी के नाम से भी जाना जाते थे, धौलिया बावसी के नाम पर धौलागढ़ में, कालिया बावसी के नाम पर केसरिया जी में और भूरिया बावसी के नाम पर गोतमेश्वर में, कालांतर में धीरे धीरे हमारे लोगों से इनकी पूजा विधि छीनी गई थी और केसरिया जी पर आज किसी और ने कब्जा जमाया है। इसी तरीके से अभी हाल ही में घोटिया आमा पर जो घटना हुई थी, उस घोटिया आमा की घटना में भी हमारे पुरखों का इतिहास है, रीति रिवाज है, संस्कृति और परंपरा जुड़ी हुई है। लेकिन आज आदिवासी परिवार की ताकत बढ़ती नजर आ रही है। आदिवासी परिवार की बढ़ती ताकत को एक नारे से जोड़ा जाता है कि एक तीर एक कमान, और एक तीर एक कमान के नारे से पूरे देश के आदिवासी एक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे वक्त में आरएसएस का संघी विचारधाराओं को यह बात हजम नहीं होती है तो आरएसएस और संघी विचारधाराएं आदिवासी को आदिवासियों से लड़वाने के लिए आगे करती है और आदिवासी के कंधों पर बंदूक रखकर उनको इस बात की ओर आगे ले जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है कि जब आदिवासी के देवी देवताओं पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, आदिवासी देवी देवताओं के साथ में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, उसी परिवार से जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी परिवार की बढ़ती ताकत को रोकना चाहते हैं। और इसी तरीके से राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भी जो आंबागढ़ का किला था, उस आंबागढ़ के किले के ऊपर जो मेड़ाओं का आंबागढ़ था, भगवा रंग लगा झंडा लगाया गया था, लेकिन वहां के मेड़ा उनके अंदर आपसी दरार डालने की कोशिश की थी, एक हुए थे और आंबागढ़ के किले को आरएसएस से आजाद कराया था। इस प्रकार से आज जो 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब है, उस किताब के अंदर हमारा पुरखों का इतिहास है। मानगढ़ की वो पहाड़ी शौर्य पराक्रम बलिदान और त्याग और भक्ति की पहाड़ी है, जिस पर हमारे पुरखों ने 17 नवंबर 1913 के दिन पूरे मानगढ़ पर ब्रिटिश हुकूमत कहती है, ब्रिटिश हुकूमत का रिकॉर्ड कहता है कि 1 लाख से ज्यादा आदिवासी उस समय उस पहाड़ी पर इकट्ठे हुए थे। और उस समय ब्रिटिश हुकूमत के कागजात कहते हैं कि 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। और जब 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे तो वे लोग सिर्फ संप सभा की मांग नहीं कर रहे थे, वो लोग सेपरेट फिल प्रदेश की मांग कर रहे थे, सेपरेट फिल टेरिटरी की मांग कर रहे थे। और इस बात को लेकर ब्रिटिश हुकूमत को यह बात जमी नहीं, तब वो लोगों ने हमारे लोगों को भी आगे किया और इस बात को, इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो 17 नवंबर 1913 को हमारे लोगों के साथ में गोलीकांड हुआ था। लेकिन हम उस पराक्रम और स्टोरी को भूलना नहीं चाहते। उस पराक्रम और स्टोरी के बाद में आज कुछ लोग जिनको मानगढ़ के जो शहादत हुआ उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, वो कह रहे हैं कि इनका इतिहास मिटा देंगे। मैं इस ओछी मानसिकता पर आरएसएस के कठपुतली मन्नालाल रावत सांसद को कहना चाहता हूं, जब जब बिरसा मुंडा, टंटे मामा जैसे लोगों का इतिहास जिंदा है, जब जब हमारे और आपके जैसे नौजवान तैयार है, तब तक हर घर घर से एक बिरसा तैयार करा है, हर घर घर से एक कालीबाई तैयार करी है। आप हमारे विचारों को कभी नहीं मार सकते। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ऐसे मन्नालाल 1000 पैदा होंगे समाज में, क्योंकि बिरसा मुंडा को जब अंग्रेजों ने मारा था, जिन्हें जहर दिया था, तब भी पकड़ाने वाले उन्हीं समाज के लोग थे। जब टंटे मामा को पकड़ा गया था, तब भी उसी समाज के लोग थे।
तब हम ये सोच सकते हैं कैसे मन्नालाल रावत जैसे हजार मन्नालाल रावत तैयार हो जाए, लेकिन आदिवासियों के बढ़ते आंदोलन को, आदिवासियों की बढ़ती क्रांति को तुम हरगिज नहीं रोक सकते। और हम लोग भील प्रदेश की मांग को विधानसभा के अंदर टेबल ठोक कर कह सकते हैं, यहाँ पर छाती ठोक कर कहेंगे कि भील प्रदेश जब तक नहीं बढ़ेगा हमारे एक लहू लहू का कतरा भी उसके लिए काम करेगा। साथियों, आज जिस तरीके से हमारा हक को मारा जा रहा है, यह बहुत बड़ी सोचने की बात है। जो लोग आदिवासियों के वोटों से जीत कर जाते हैं और आदिवासियों को मारने की बात करते हैं। हम लोग उदयपुर के अंदर लगातार खबरें देख रहे हैं कि पैंथर के द्वारा आदिवासियों पे हमला किया जा रहा है, और अभी सरकार को सफलता हासिल हुई कि पैंथर को पिंजरे में बंद किया था। उसी प्रकार से उदयपुर से वोट लेकर कुछ लोग दिल्ली की ओर लौटे थे, वो भी उस पैंथर की तरह कम नहीं है जिन्होंने आदिवासियों के वोट लेकर यह कहा कि आदिवासियों के घर चला दो, आदिवासियों को मारो। तो आज भी कहना चाहता हूं, सरकार ने उस आदमखोर पैंथर को पकड़ा था, इस आतंकवादी पैंथर को वक्त आने पर अपन पिंजरे में बंद करेंगे। साथ साथ में यह बताना चाहूंगा कि आज सरकारें हमारे साथ कितना भेदभाव करती है। आज दिन से कानून जो हमारे हक के खिलाफ है, यह जो सुप्रीम कोर्ट है, यह जो न्यायालय है, ये आदिवासियों के कब से हितैषी बन गए, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और आज जिस तरीके से एसटी भाई, एससी भाई, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एक होने लगे, तभी सरकारों को चिंता सताने लगी कि आज हमारा जो जनाधार है इसको कैसे घटाया जाए। तब न्यायालयों से एसटी एससी को अलग करने के बयान, अलग करने के फैसले सामने आते हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियों का आरक्षण कैसा होगा, आदिवासियों का आरक्षण कब तक होगा, यह फैसला आदिवासी करेगा, आपकी न्यायालय नहीं करेगी। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2013 के अंदर आरक्षण को बेचा गया था और 2016 के अंदर फिर से एक अधिसूचना आई थी, उस अधिसूचना की वजह से हमारे लाखों हजारों बेरोजगार आज पलायन कर रहे हैं अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई। उनकी वजह से अभी जो हाल ही में 2016 के बाद में जितनी भी भर्तियां आई, उस भर्ती के अंदर आदिवासियों के साथ में कुटाराघात हुआ, धोखा हुआ। अभी जो आरएस भर्ती आई उसके अंदर एक भी एसटी का पद नहीं है। इसका मतलब हमारे साथ फिर से धोखा हुआ। बैकलॉग भर्ती के नाम पर हमारे साथ काकरी डुंगरी जैसा आंदोलन खड़ा हुआ, और काकरी डुंगरी आंदोलन को इन लोगों ने धोखे से कुचला था। इस आंदोलन से हमारे 2 भाई शहीद हो गए थे, और आज भी सरकारें आदिवासियों के ऊपर लगातार मुकदमे लगाए जा रही है। आज भी नौजवानों के, बेरोजगारों के जिंदगी से खेल रही है। हम लोगों ने ये जो गेहूं आंधी पैरी सरकारें हैं, इन सरकारों को शायद बेरोजगारों की पीड़ा नजर नहीं आती है। अभी हाल ही में एक दर्दनाक घटना सामने आई थी कि यहाँ पर परीक्षा देने गए थे नौजवान, जो अपने भविष्य के लिए गए थे, जिंदगी मांगने के लिए गए थे, और जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, भविष्य से हाथ धो बैठते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यह भजनलाल सरकार है, और भजनलाल सरकार की जिम्मेदारी की वजह से हमारे यहाँ पर नौजवानों ने हक खोया है। और आज मैं उसी सरकार से मांग करता हूँ, इस मन से बड़ी पीड़ा के साथ में, क्यों नौजवान बेरोजगारों के जो अपनी पीड़ा के साथ में ये दुनिया में नहीं रहे, उनको आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं सरकार के समक्ष भी यह मांग करूंगा। साथ साथ में मैं आप सबके बीच में खड़ा हूं, तो अगली बार विधानसभा के अंदर जब मौका मिलेगा तो बेरोजगारों का सेंटर इधर से उधर हो, इतना तड़पाने की नौबत आती है, मैं वहां सरकार के बीच में खड़ा होकर लड़ूंगा। अगर मुझे मौका मिला, साथ साथ में मेरे 2 भाई और भी हैं, हम लोग भी लड़ेंगे। हम लोगों का बढ़ता वैचारिक आंदोलन, बढ़ती हुई ताकत पूरे देश के आदिवासी समझने लगा है कि किस तरीके से आदिवासियों के साथ में धोखा हुआ, कुटाराघात हुआ, इतिहास को छेड़छाड़ किया जा रहा है, तब पूरे देश का आदिवासी एक होता जा रहा है। और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको अधिकार मिले हैं। आजादी के 75 वर्ष बाद भी जब 5वीं अनुसूची का प्रावधान संविधान में दिया हुआ है, लेकिन संविधान की किताब में कैद पड़ा हुआ है। उसे जीतने वाला नेता आज तक इस 5वीं अनुसूची का जिक्र नहीं करता है, और हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया। आज जहां जहां आदिवासी रहता है, सबने अपनी बात बारी बारी से करी है, लेकिन हर आदिवासी जंगल से विस्थापित हो रहा है, अधिकारों से विस्थापित हो रहा है, उसके हक को मारा जा रहा है। चाहे मणिपुर का आदिवासी हो, चाहे छत्तीसगढ़ का आदिवासी हो, चाहे झारखंड का आदिवासी हो, चाहे राजस्थान का आदिवासी हो, चाहे खेरवाड़ा का आदिवासी हो, खनन के नाम पर यहाँ पर भी विस्थापित होते जा रहे हैं। अभी भाई बता रहे थे कि जमीन हमारी है, खनन हमसे करते हैं, लेकिन नौकरियों में किसी और को लगाते हैं।
हम लोग उससे सिर्फ मजदूरी करवाते हैं। तो आज इस बात की जरूरत है कि हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा, अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा।